मैं सऊदी अरब में जॉब करता था। हर महीने कोई अनजान आदमी मेरी पत्नी को 1 लाख रुपए दे जाता और कहता कि यह पैसे तुम्हारे पति ने भेजे हैं। मेरी पत्नी फोन करके मुझे बताती थी, तो मैं परेशान हो जाता, क्योंकि पिछले 1 साल से मैंने अपनी पत्नी को कोई पैसे नहीं भेजे थे। मुझे तो यह काम ही नहीं मिल रहा था। इस बार उस आदमी ने मेरी पत्नी को 25 लाख रुपए दिया, तो मेरी पत्नी ने एक नया मकान खरीद लिया। पत्नी ने वीडियो कॉल पर वह मकान मुझे दिखाया, तो मैं उसी वक्त इंडिया आ गया। मगर मेरा कलेजा फट गया जब वह आदमी मेरे सामने आया। मेरा नाम अंकित है। मेरे पापा मिस्त्री थे। एक बार किसी का घर बनाने के दौरान पैर फिसलने से दूसरी मंजिल से जमीन पर गिरे तो टांग टूट गई। काम कुछ समय तक बिल्कुल बंद हो गया और दूसरी जो जमा पूंजी थी वह इलाज पर लगने लगी, जिसकी वजह से घर में भूखे रहने की नौबत आ गई। मैंने होश संभालते ही पापा का हाथ बटाने के लिए छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया था। पापा संभले तो दोबारा काम पर लग गए, मगर पहले जैसे बात नहीं रही थी, इसलिए घर के हालात भी नहीं संभल पाए थे। मगर जब मैं जवान हुआ तो अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल हो चुका था और इतना कमा लेता था कि दोबारा घर में कभी भूखे रहने की नौबत नहीं आने दी। मेरी शादी मेरे पापा के दोस्त की बेटी शांति से करवाई गई थी। मेरी बीवी उम्र में मुझसे 4 साल छोटी थी, मगर बहुत समझदार और सलीके वाली लड़की थी। शादी के कुछ दिन बाद उसने पूरा घर संभाल लिया था। मैंने भी अब 2-3 जगह काम करना शुरू कर दिया था, ताकि घर के हालात में बेहतर कर सकूं। शादी के बाद कुछ समय हंसते मुस्कुराते गुजरा और इस दौरान हमारे यहाँ पहले 2 जुड़वा बेटियां पैदा हुई थी। इन दोनों के आने के बाद घर में सब बिजी रहने लगे थे और उनकी छोटी मोटी हरकतों से लुत्फ उठाते होते थे। मगर फिर हालात ने करवट ली। मेरे पापा को किसी का बड़ा घर तैयार करने का काम मिल गया। हम नहीं जानते थे इस बड़े काम से मेरे पापा को ऐसी बेइज्जती मिलेगी कि हमारा पूरा घर ही बिखर जाएगा और हम दोबारा नहीं संभल पाएंगे। पापा उस घर को बनाने में बिजी हो गए और पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी। लेकिन एक रोज उनसे ऐसी गलती हुई जो उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर गई थी। तकरीबन 4 माह मेहनत से काम करके पापा ने उस घर का ढांचा तैयार कर लिया था और उस घर के 2-3 दरवाजे दूसरे बने हुए बिल्डिंग की तरफ खुलते थे। पापा अक्सर देर तक अकेले काम पर लगे रहते थे। एक रोज पापा अपने साथ बाकी के मजदूरों के साथ काम कर रहे थे कि घर का मालिक आया और उसने पापा से कहा कि वह सब घर वाले बहुत इमरजेंसी में कहीं जा रहे हैं। पापा और मजदूर चाहे तो काम छोड़कर चले जाएं, क्योंकि उनकी वापसी का कुछ पता नहीं था। पापा ने देखा कि अभी पूरा दिन बाकी है। वह लालच में भी आ गए थे कि दिन खराब करने से बेहतर है कि वह काम करते रहें। पापा ने घर के मालिक से कह दिया कि वह लोग इत्मीनान से अपना बाकी घर बंद करके चले जाएं। पापा अपना पूरा काम कर कर ही वापस जाएंगे। घर के मालिक ने सर हाँ में हिला दिया और वह लोग अपना घर बंद करके चले गए थे। उस रोज मजदूर भी वक्त पर फ्री होकर चले गए थे और पापा अकेले दीवार प्लास्टर करने का काम कर रहे थे। वह खत्म होने पर पापा ने काम समेटा और घर के मेन गेट को ताला लगाकर घर लौट आए। उस रात बहुत इत्मीनान थे कि जल्दी काम खत्म हो जाएगा, उन्हें पैसा मिल जाएगा। मेरे यहाँ कुछ दिनों में तीसरे बच्चे की आने की बारी थी। रात देर तक सब घर वाले बैठकर घर में आने वाले नन्हे मेहमान के बारे में बातें करते रहे और फिर पापा थककर सोने चले गए। अब सुबह-सुबह हमारी आँख दरवाजे की खटपटाहट पर खुली थी। सब उठकर बैठ गए थे। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सामने पुलिस थी। उन्होंने पापा के बारे में पूछा था। उस दौरान पापा भी दरवाजे पर आ गए थे। पापा ने उनके सवाल पर अपना परिचय करवाया, तो वह बोले कि तुम्हें अभी हमारे साथ थाने चलना होगा। हम सब घर वाले यह सुनकर घबरा गए थे। मैंने घबराए हुए लहजे में उनसे वजह पूछी, तो उन्होंने पहले तो मुझे अजीब नजरों से देखा और फिर जो बात कही उसी पर मैं हैरान रह गया। हम सब भी पापा की गलती जानने से पहले इस खौफ में पड़ चुके थे कि अगर पुलिस किसी इल्जाम पर पापा को अपने साथ ले गई तो उनसे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाएगा। पापा के बार-बार पूछने पर पुलिस वालों ने हमें बताया कि पापा जिस घर को बना रहे थे, वहां से अच्छा खासा सोना और पैसा चोरी हो गया था। उन्होंने बताया कि चोर नए बने हुए घर और पुराने पीछे के दरवाजे तोड़कर घर में आया हुआ था और आराम से सारा सामान चोरी करके ले गया है। मालिक ने सारा शक पापा और उनके साथ काम करने वाले मजदूरों पर लगाया था।
इस घर के मालिक ने पुलिस को बताया कि मिस्त्री मजदूर सारा दिन घर में घुसे रहते थे और हर चीज का जायजा लेते रहते थे। और जब वह लोग इमरजेंसी में घर से गए तो मिस्त्री मजदूर मौके पर का फायदा उठाकर वहीं रुक गए थे और उनके चले जाने के बाद आराम से चोरी कर ली। पापा कश्में खा रहे थे कि यह सब दरअसल इल्जाम है। उन्होंने इस घर का 1 रुपया भी नहीं उठाया था और यह बात मैं पापा के कहने से पहले जानता था। मेरे पापा ने मुश्किल हालात में भी कभी चोरी करने का नहीं सोचा था। हम घर में कई बार भूखे रहे थे, मगर तब भी यह जुल्म नहीं किया। तो पापा को क्या जरूरत थी कि ऐसा करते, जबकि अब तो हमारे हालात भी सुधर चुके थे। फिर पुलिस वाले हमारा पूरा घर छानबीन करके चोरी का सामान ढूंढने लगे। घर में सोने की एक बाली भी मौजूद नहीं थी। जब कुछ ना मिला तो उन पुलिस वालों ने मेरे पापा को गिरेबान से पकड़कर घसीटते हुए गाड़ी में डाला और वहां से ले गए। वह मंज़र मेरी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक मंज़र था। मुझे ऐसी तकलीफ़ तो तब भी नहीं हुई थी जब पापा के साथ हादसा हुआ था और वह खून में लथपथ अस्पताल पहुँच गए थे। अपने बूढ़े बाप को घर से निकलते वक़्त मैं इज़्ज़त से उनका हाथ पकड़कर बाहर ले जाता था। आज मेरी नज़रों के सामने उन्हें बदतमीज़ी से घसीट कर ले जाया गया था। हमारे कानून और सख्त किरदारों में इज़्ज़त सिर्फ़ पैसे की है। यहाँ उम्र का लिहाज़ किसी में भी नहीं है। और शायद यही वजह है कि हमारा देश कभी तरक्की नहीं कर पाया। जहाँ जुर्म साबित होने से पहले ही गरीब के साथ मुजरिम की तरह सलूक किया जाता है। मेरी माँ सीना पीटते रह गई थी और मेरी बेटियां सहमी हुई खड़ी थी। मेरी बीवी अपना भारी वजूद लिए घबराई हुई मेरी माँ को संभालती और कभी अपनी बेटियों को बहलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने माँ को तसल्ली दी थी, उनको दरवाजा बंद करने का कहकर घर से निकला और सीधा थाने पहुंच गया। मैंने पापा से मिलने की बहुत कोशिश की, मगर मुझे मिलने नहीं दिया गया। बहुत भाग-दौड़ के बाद मुझे एक दोस्त ने बताया कि उसका बड़ा भाई उस थाने में आम सा सिपाही था। वह लोग इस सिलसिले में मेरी मदद तो नहीं कर सकते थे, मगर मुझे पापा के बारे में पता करके बता सकते थे। उस सिपाही ने मुझे बताया कि पापा की तरह बाकी मजदूर भी खाली हाथ आने लग गए थे। सबने एक ही बयान दिया था कि वह जल्दी अपना काम करके वहां से चले गए थे। उनसे थोड़ी बहुत पूछताछ करके उन्हें रिहा कर दिया गया था और चोरी का सारा इल्जाम पापा पर आ गया था। पापा को जेल हो गई थी क्योंकि उस घर के मालिक ने कहा था कि जब तक उसका सोना और पैसा वापस नहीं करते, तब तक उन्हें जेल में ही रखा जाएगा। मैंने उस घर का पता किया और वहां पहुंचकर उन साहब के पास चोरी हो जाने की जायजा लेने लगा। वहाँ अफ़सोस करने के लिए बहुत से लोग जमा थे। मैंने उस आदमी को यकीन दिलाने की कोशिश की कि मेरा बाप चोर नहीं है। मैं उससे निवेदन करता रहा कि वह पुलिस से कहकर मेरे पापा को छुड़ाने की कोशिश करे, क्योंकि मेरा बाप सारी उम्र भी जेल बैठा रहे तो उनका सामान कभी मिलेगा नहीं। मेरी बात पर वह आदमी भड़क उठा और मुझे धक्के देने लगा। वह गुस्से से ना जाने मुझे क्या कुछ बोलता रहा था कि तुम गरीब लोग दुनिया के सामने मासूमियत का चोला ओढ़े रखते हो, खुद को शरीफ बनाए रखते हो। असल में तुम लोग लोगों के घर खाली करके अपनी जायदाद तो बना लेते हो। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। मेरी बार-बार फरियाद पर उसने सिर्फ अपनी ज़बान के तीर नहीं चलाए थे, बल्कि मेरे मुँह पर तमाचा मारकर मुझे ढकेलकर घर से बाहर निकाल दिया था। वह शख्स मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसके साथ खड़े उसी जैसे कुछ पढ़े-लिखे, खाते-पीते लोग ऐसे भी थे जो मेरे साथ होने वाले रवैया पर दुखी हो रहे थे और उस शख्स को रोक रहे थे, मगर वह किसी की नहीं सुन रहा था। वह लोगों के रोकने पर उल्टा चीखने लगा कि उसके बच्चों की शादी होने वाली थी और सारा जेवर कुछ दिन पहले मैं घर में ले आया था और मेरे बाप ने वह सब चुरा लिया है। वह बोल रहा था कि अब मैं अपनी बेटी और बेटे के ससुराल वालों को क्या मुँह दिखाऊँगा। मैं सोच रहा था कि सिर्फ सोना और पैसे के बिना अमीरों के यहाँ शादी नहीं हो सकती क्या? मुझे भी एहसास था कि जमा पूंजी चाहे गरीब की हो या अमीर लोगों की, सबके लिए अहम होती है। मगर बगैर सबूत के लोग एक गरीब बूढ़े इंसान को जेल में डालकर उसके घर वालों को लानत दे रहे थे। मैं मायूस सा उठा और घर पहुंच गया, मगर मेरे घर के दरवाजे पर ताला लगा देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने घबराकर अपने साथ वाले का दरवाजा बजाकर अपनी बीवी और माँ का पूछा, तो वह बोले कि शाम के वक्त मेरी बीवी की तबीयत अचानक खराब हो जाने की वजह से मेरी माँ उसे करीबी क्लिनिक में ले गई थी। मैं भागा भागा पहुंचा तो मेरी माँ उदास चेहरा लिए सामने खड़ी थी।
मैं वहां तक पहुंचा तो वह उम्मीद भरे लहजे में पापा के बारे में पूछने लगी। मैंने मायूसी से सर झुकाया तो वह गुमसुम हो गई। मैंने माँ को तसल्ली दी और अपनी बीवी का पूछा तो एक नर्स मुझे मुबारकबाद देने लगी, क्योंकि इस बार फिर मेरी बेटी पैदा हुई थी। पापा के बारे में बताते ही मेरी माँ का दिल टूटा और वह फूट फूट कर रोने लगी। मेरे चुप करवाने पर बोली कि काश हम लालच न करते और तुम्हारे बाप को यह काम लेने से मना कर देते। उनकी सेहत वैसे भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। मैं अपनी माँ को सीने से लगाए उन्हें तसल्लियाँ देता रहा कि पापा बेकसूर हैं और यह बात जल्दी साबित हो जाएगी। मेरी बीवी की हालत संभली तो हम उसे घर लेकर आ गए। मैं पापा के लिए भी भाग-दौड़ कर रहा था और उस रोज की जिल्लत को बुलाकर 2 दिन बाद दोबारा उस घर के मालिक के पास गया था, क्योंकि मुझ जैसा गरीब इंसान वकील नहीं कर सकता था। मेरे पास भगवान का सहारा था और उसके बाद उस इंसान का आसरा था जो कि पापा को बेकसूर मानकर माफ कर देता। मगर वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसे यकीन था कि हम उसके पैसा और जेवर छुपा चुके हैं। वह हर बार एक ही बात दोहराता रहता था कि अगर मैं उसे उसका सामान लौटा दूं तो वह पापा को माफ कर देगा। इस दौरान मेरी पापा से मुलाकात मुमकिन हुई तो मैं उनसे मिलने गया। मेरा सब्र उनकी हालत पर जवाब देने लगा था। वह बहुत ही बुरी हालत में जेल के कोने में बैठे हुए थे। मैंने अपनी तीसरी बेटी होने का बताया तो वह बहुत खुश होने लगे और बोले कि अपनी बेटियों को मेरे बारे में कुछ मत बताना, उनसे कह देना मैं किसी काम से दूसरे शहर गया हूँ। मैं नहीं चाहता वह यह बात सुनकर सोचने लगे कि शायद उनका दादा वाकई चोर है। मेरा दिल इन बातों पर चिढ़ पड़ा था। गरीबी इंसान को कभी-कभी इतना बेबस कर देती है। अब मुझे पहली बार अपने गरीब होने पर दुख हुआ था। मैंने पहली बार सोचा था कि अगर मैं अमीर होता तो आज हालात ऐसे नहीं होते। पापा को यूं बेगुनाह जेल ना काटनी पड़ती और मुझे जो किसी की मिन्नतें भी ना करनी पड़ती। मैंने यह बात पापा के सामने दोहराई तो वह मुझे समझाने लगे कि गरीबी बुरी चीज नहीं है। इंसान के हालात और उसकी जिंदगी को तय करने वाला भगवान है और भगवान कभी नाइंसाफी नहीं करता। और गरीबी को गाली देने वाले तो यह अमीर लोग हैं जो गरीबी को जुल्म की चक्की में पीस कर अपने आप को मुकम्मल और बेहतरीन इंसान समझ बैठते हैं। मैं पापा को तसल्ली देकर लौट आया था और उसके बाद मुझे पूरा 1 साल बाद पापा से मिलने जेल भी जाना पड़ा था। पापा को वापस घर आना नसीब नहीं हुआ था। जेल में रहकर वहाँ बीमार और कमजोर हो गए थे। मैं अपने माँ-बाप की परेशानी से बहुत चिंतित हो चुका था। 1 साल के बाद माँ का सब्र जवाब दे गया और वह पापा के इंतजार में ही दुनिया से चली गई। मैं अभी पापा को माँ की मौत के बारे में बताने का सोच ही रहा था कि एक रोज पापा की मौत की खबर मिल गई। वह दोनों ही दुनिया वालों की जिल्लत से थककर भगवान के पास चले गए थे और मैं पीछे उनका सीने में गम दफन किए बीवी बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी में लग गया था। मगर जाने किस्मत को क्या मंजूर था कि मेरा काम पूरी तरह हर जगह से खत्म होने लगा। मैंने 2 साल बहुत मेहनत करने में लगाए थे, मगर घर में भूखे रहने की नौबत आ गई थी। अपने मासूम बच्चों को भूख से बिलखते देखकर मैं थक गया था। मैंने लोगों से कर्जा लिया और पैसा जमा करके सऊदी अरब पहुंच गया। मैं माल की सफाई का काम करता था, मगर मैं पैसा घर भेजने के काबिल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जिस आदमी ने मुझे इस काम पर लगवाया था, वह धोखे से मेरी आधी से ज्यादा तनख्वाह खुद ले रहा था और यही बात मुझे परेशान करती थी। मगर एक रोज मेरी पत्नी ने फोन पर बताया कि मेरे भेजे हुए 1 लाख रुपए में से उसने हमारी बेटियों के लिए खरीदारी की है और छोटा-मोटा कर्ज भी लौटा दिया है। मैं ये सुनकर हैरान हुआ था, क्योंकि मैंने तो उसे 1 रुपया भी नहीं भेजा था। पत्नी की खुशी और बेटियों के चहक पर मैं ये राज छुपा गया था। मगर इस बात को मैं अभी भूल नहीं पाया था कि अगले महीने फिर से मेरी बीवी ने वैसे ही रकम मिलने जाने पर बताया और कहा कि कोई बंदा उनको पैसे दे गया है और उसने कहा है कि यह पैसा तुम्हारे पति ने भेजा है। मैं अपनी बीवी को रोकना चाहता था, मगर हर बार मेरी बेटियां उन पैसों से अपने किसी जरूरत को पूरा करके खुशी से बताती तो मेरी जबान बंद हो जाती। मगर जब लगातार कई माह तक इसी तरह मेरी बीवी को 1 लाख रुपए मिलने लगे तो मैं ठिठक कर रह गया। न जाने वह कौन था जो खामखा मेरे घर पर हर महीने मेरे नाम से 1 लाख रुपए दे जाता था। मेरी बीवी जवान औरत थी और मैं 3-3 बेटियों का बाप था। मुझे इस बात पर घबराहट हो रही थी
इतनी बड़ी रकम के बदले कल कुछ भी किया जा सकता था। इस बार तो मेरी बीवी ने मेरी जान ही निकाल दी थी, क्योंकि वह आदमी उसे पूरे 25 लाख रुपए देकर गया था और मेरी बीवी ने एक नया मकान भी खरीद लिया था। इस बार मैं सब काम छोड़कर इंडिया आ गया। घर पहुंचकर देखा तो मेरे घर के हालात काफी हद तक बदल चुके थे। घर में अच्छा खाना पीना था और मेरी बीवी ने हर महीने मिलने वाले 1 लाख रुपए में से मेरा सारा कर्जा भी उतार दिया था। एक नया मकान भी लिया था। मेरी जिंदगी आसान हो गई थी, मगर मुझे खामखा पैसे देने वाले का नाम और वजह जानना था। मैं महीना खत्म होने का इंतजार करने लगा और जब वह बंदा पैसे देने आया तो मैंने ही दरवाजा खोला। वह बंदा मुझे देखकर घबरा गया था। मैंने उसे रोककर सवाल किया कि वह कौन है और क्यों हर माह मेरे घर पैसे देने आता है। मेरे सवाल पर जब वह सर झुकाकर बोला तो मुझे एकदम से गुस्सा आ गया। वह बोला कि वह उस आदमी का बेटा है जिसने मेरे बाप को चोरी के इल्जाम में जेल में डाला था। ये सुनकर तो मेरे अंदर गुस्से की एक बहुत तेज लहर दौड़ गई थी। मैं उसके बाप की तरह उसे धक्के नहीं दे पाया था, मगर मैंने उससे इतना जरूर कहा था कि मैं उन जैसे कमबख्त पैसे वाले लोगों के इस दान का हकदार नहीं हूँ, इसलिए वह पैसे वापस ले जाए। मेरी बात पर उस लड़के ने कहा कि तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि मैं इतनी बड़ी रकम तुम्हारे घर क्यों देता रहता हूँ। उसके सवाल ने मुझे अपनी जगह जमा दिया था। मैं इस बात की वजह जानना चाहता था। मेरे खामोश होने पर उस लड़के ने मुझे धीमे लहजे में सब कुछ बता दिया। उसकी बताई हुई वजह मेरी सोच के बाहर थी। मैं उस लड़के को देख रहा था और मेरी आंखें आंसुओं से भर गई थी। वह बता रहा था कि जब उसके घर चोरी हुई, उसे सुनकर वह परेशान हो गया था। उसने बताया कि उनके घर होने वाली इस चोरी के पीछे उसकी बहन का हाथ था। उसका किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा था और वह अपनी होने वाली शादी से खुश नहीं थी। उसने माँ-बाप के साथ उस रोज घर से जाते हुए खुद अपने आशिक को घर खाली होने का बताया था। मेरे बाप के घर से जाते ही उस लड़की का आशिक दोस्तों के साथ घर में घुसकर पैसा और सोना चुराकर फरार हो गया था। उन दोनों के बीच तय हुआ था कि वह बाद में घर से भागकर शादी कर लेंगे, मगर वह लड़का चोरी करने के बाद उसकी बहन को धोखा दे गया और वह वापस नहीं आया। उस बहन की शादी हो गई और शादी के 4 माह बाद उसका आशिक उसे ब्लैकमेल करके बहुत पैसे मांगने लगा और फिर यह बात उसकी बहन के पति को भी पता चल गई थी। उसने पहली फुर्सत में तलाक देकर अपनी बीवी को घर भेज दिया। मुझे पैसा देने वाला लड़का अपने बाप को समझाने लगा कि वह उस गरीब मजदूर को जेल से रिहा करवाए, क्योंकि वह बेकसूर है। मगर उसका बाप अपनी इज्जत के लिए चुप रहा था। मेरे बाप को बेकसूर ठहराने के लिए उसे अपनी बेटी का राज खोलना पड़ता। 1 साल के बाद उसके बाप का देहांत हुआ तो उसकी मौत के बाद उसका बेटा मेरे बाप के पास गया था और उसे सब सच बता दिया था, जो कि जज्बाती लड़का था। वह पुलिस वालों को सारी बात बताना चाहता था कि मेरा बाप जेल से निकल जाए, मगर मेरे बाप ने उसे अपनी बहन को बदनाम करने से रोक लिया था। इस बात के कुछ दिन बाद मेरा बाप मर गया था, मगर जाते-जाते उस लड़के को अपनाकर दीदार कर गए थे। वह लड़का सबको सच बताकर बोला कि ये सारा पैसा उस जिल्लत के आगे कुछ भी नहीं है। वह बोल रहा था कि यह पैसा सिर्फ अपने बाप के गुनाह को कम करने के हैं, जो मेरे बाप पर लगाया गया था। वो लड़का मेरे घर मुझसे माफी मांगने भी आया था, मगर तब मैं सऊदी अरब चला जा चुका था। वह लड़का मुझसे माफी मांगकर मुझे यह सब बताकर चला गया और मैं ये सोच रहा था कि क्या यह पैसा मेरी बाप की इज्जत और हमारा अच्छा वक्त लौटा सकता है? शायद नहीं, मगर उस लड़के की सोच ने मुझे यकीन दिलाया था कि अच्छा बुरा हर वर्ग में होता है। वह भी एक जालिम बाप का रहमदिल और नेक बेटा था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।